हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी 11th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स। ठीक है, तो एटम की स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होती है, उसमें क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और वो कैसे अरेंज होते हैं, तो इस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो हमने 9th और 10th में भी पढ़ा कि द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब मैटर क्या है, हमारा फंडामेंटल है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। तो एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के अंदर क्या है भाई, एटम है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा कि जो एटम है वो कैसे मिलके बना है, तो द वर्ड एटम हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो विच मीन्स अनकटेबल और नॉन डिवाइजेबल। ठीक है, तो ये एटम किस वर्ड से मिलके बना है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एटोमियो, और जिसका मतलब क्या होता है कि जिसको काटा नहीं जा सके, जिसको काटने में अक्षम हो और जो डिवाइडेबल नहीं हो। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया गया कि मेटल एटम से भी छोटे पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यहीं पे बात की है एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ चुके हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में, क्या क्या बोला था उसने। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है जो हमारी वो एक्सप्लेन कर पाई किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा क्या था कि भाई जितने रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, मास प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ना ही हम मैटर को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन को भी ये एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी ये एक्सप्लेन करता है, बट ये एक्सप्लेन किसको नहीं करता, it failed to explain the results of many experiments. For examples, it was known that substances like glass or ebonite, when rubbed with silk or fur, get electrically charged। देखो, ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि आपको बालों में कंघी कर रहे हो और जब उसको ऐसे लेके जाते हो, ठीक है, बालों में रब करो, कर भी सकते हो ये एक्सपेरिमेंट, और पेपर के पास लेके जाओ तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करता है। तो यही वो एक्सप्लेन नहीं कर सका कि भाई जब हम ग्लास या इबोनाइट को जब रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ तो वो एक इलेक्ट्रिकल चार्ज शो करता है, तो वो कहाँ से आता है चार्ज और क्यों है। ठीक है, और एक वो गैलोशे की गैसियस लॉ को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, कौन सा, हमारा डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ किस पे लागू होता है, ओनली सॉलिड्स पे। ठीक है, तो वो गैसियस स्टेट्स के बारे में, गैसियस लॉ ऑफ गैलोशे के बारे में भी नहीं बताया उसने। तो भाई ठीक है, जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, है ना। तो दीज इस्टेब्लिश दैट एटम्स आर मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है कि एटम्स के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जो कि बिल्कुल अलग हो गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। डाल्टन ने बोला कि भाई एटम क्या है हमारा, एटम हमारा एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। लेकिन यहाँ पे तो किसका पता चल गया कि भाई एटम से भी कम पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और एटम भी डिवाइड किया जा सकता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये सबको पता है कि जो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये बिहेवियर ऑफ चार्ज सबको पता है कि भाई रिपेल करते हैं लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं समझा देती हूँ। क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पे देखो ये क्या है, कैथोड रेज ट्यूब है, ठीक है, कैथोड रेज ट्यूब है, ये ग्लास की बनी हुई है, ठीक है, इस तरह की राउंड ग्लास से बनी हुई एक ट्यूब ली। उसके अंदर इन्होंने क्या करा, इस ट्यूब के अंदर लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे हाई वोल्टेज अप्लाई करनी है, और यहाँ पे अंदर क्या रखना है, लो प्रेशर रखना है इस ग्लास की ट्यूब के अंदर जो भी गैस भरी जाएगी। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वैक्यूम पंप, ताकि हम गैस के अंदर जो प्रेशर है उसको मेंटेन कर सके, ठीक है। इधर उन्होंने क्या करा, दो मेटल्स के क्या लिए, टुकड़े लिए, और उनसे क्या बना दिया, इलेक्ट्रोड्स बना दी, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको उसने बोला एनोड, जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसको बोला कैथोड। यानी कि इस वाले सिरे को उन्होंने किससे जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और इस वाले सिरे को किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, ठीक है। अब क्या करा, इसके अंदर जो गैस भरी थी ना उस पर क्या करा उन्होंने, हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्टेज एक बार में क्या किया, अप्लाई की, इसको दी, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके अंदर जो गैस भरी हुई थी ना भाई, उसके तो फरकच्चे उड़ गए, ठीक है। मान लो इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो गई भाई, आयोनाइज हो गई, ठीक है, H++ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। इस तरीके से ऑक्सीजन भरी है तो वो कैसे हो जाएगी, ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे ये जो गैस भरी हुई थी ये आयोनाइज हो गई और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज हो गए, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज, ये किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले और क्या करा, इधर जाके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे मतलब डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हो, तो इसलिए ये नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। और यहाँ पे उन्होंने क्या करा, इस कैथोड इसके इधर ही उन्होंने ZnS की क्या कर दी, कोटिंग कर दी। यानी कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और जब भी यहाँ आके टकराएंगे तो एक मतलब चमक उत्पन्न होगी यहाँ पे, तो हमें पता चल जाएगा कि इन पार्टिकल्स का नेचर कैसा है भाई, कैसा चार्ज है, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है कि देखा कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है। अब देखो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे ही होंगे ना। तो क्या होता है कि ये जो कैथोड रेज है ये कभी भी गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ये या यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स का कौन सा मटेरियल लिया गया है उस पर भी डिपेंड नहीं करते। इलेक्ट्रॉन का नेचर तो सब में क्या होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। तो देखो एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या है एक्सपेरिमेंट में, वैसे मैंने समझा दिया है कि क्या हुआ। सबसे पहले कि उन्होंने क्या करा, इसका पता लगाने के लिए फैराडे ने एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब ली, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये जिसको हमने क्या बोला, कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब बोला, ये जो राउंड राउंड है, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या रखा, एक कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग 2 थिन पीसेज ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इनको क्या बोल दिया, ये मेटल इनको ग्लास की बनी हुई थी और इसके अंदर 2 मेटल के पीसेज यूज हुए इलेक्ट्रोड्स की तरह, जिसको हमने क्या बोल दिया, 2 मेटल के पीसेज को इलेक्ट्रोड्स बोल दिया, ठीक है। यही सब बताया गया इसमें। फिर इसने क्या करा, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर एट वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे क्या रखा, बहुत कम रखा, और वोल्टेज कैसा रखा, हाई रखा, ठीक है, हाई वोल्टेज रखा, और वैक्यूम के थ्रू प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लो, ठीक है। when sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current starts flowing through a stream of particles moving in the tube from negative इलेक्ट्रोड्स टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। तो जैसे ही आयनाइज हुई गैस हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे, तो कुछ पार्टिकल्स उन्होंने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हुए ऑब्जर्व किए, और उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स, ठीक है। द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग ए होल इन द एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विद फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड, ठीक है। इसको कैसा बना दिया, एनोड को उन्होंने परफोरेटेड
यानी कि इसमें हल्के हल्के छेद कर दिए। तो जैसे ही ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने ZNS की कोटिंग भी कर दी, तो ये टकराएंगे इससे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लोरोसेंस, एक चमक उत्पन्न होगी। ठीक है। व्हेन दिस रेज आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड कोटिंग, ए ब्राइट स्पॉट इज डेवलप्ड ऑन द कोटिंग। ठीक है। अब देखो क्या क्या रिजल्ट है, उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट के अंदर रिजल्ट को समराइज किया वो हम देखते हैं। देखो उन्होंने क्या किया, द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स द एनोड। जो कैथोड रेज है वह कहाँ से स्टार्ट हुई भाई, कैथोड से, तो इसलिए उनको क्या नाम दे दीजिए, कैथोड रेज। अब उनके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो वो किसकी तरफ जा रही है भाई, एनोड यानी कि पॉजिटिव की तरफ। दीज रेज themselves आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स, फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरोसेंट, विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। ठीक है। अब इनका बिहेवियर वैसे नहीं पता चलता, तो हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर ZNS की कोटिंग कर दी, जिससे चमक उत्पन्न होगी। तो हमें इसके बिहेवियर के बारे में पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे चमक उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब इधर से कोई पार्टिकल्स चल के इस पर स्ट्राइक कर रहा है पॉजिटिव के ऊपर। ठीक है। जो हमारी टेलीविज़न पिक्चर्स ट्यूब हैं उसमें भी क्या होता है, कैथोड रेज ट्यूब भी यूज होती है, और टेलीविज़न पिक्चर्स जो हमें दिखती हैं वो एक फ्लोरोसेंस ही होता है उसके अंदर। जो टेलीविज़न स्क्रीन होती है उसके ऊपर फ्लोरोसेंस का क्या होता है, कोटिंग, फ्लोरोसेंस होता है, उसके ऊपर कोटिंग होती है। तो जब भी ये कैथोड रेज वहाँ पे आके टकराती है तो एक चमक उत्पन्न होती है और हमें स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ये एग्जांपल्स हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। मतलब जब इनके ऊपर ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ही कोई क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है, तो ये कैसे एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में अच्छे बच्चे की तरह क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। जब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उनका बिहेवियर सेम वैसा ही एक्सपेक्ट किया होता है जैसा कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का होना चाहिए। ठीक है। और उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ही क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब आगे देखो, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द material of electrodes and the nature of the gas present in the cathode rays tube। ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया, ना ही तो इसके नेचर पे डिपेंड करेंगी कि हमने कौन से मैटर का इलेक्ट्रोड लिया है, और ना ही इस पे डिपेंड करेंगी कि भाई इसके अंदर हमने कौन सी गैस भरी हुई है। ठीक है। कौन सी गैस भरी हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नेचर तो चाहे हाइड्रोजन लो जो वो आयोनाइज होगी तब भी H++ इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, और ऑक्सीजन लो तब भी वो आयोनाइज होगी तो O-2+ इलेक्ट्रॉन्स बनेगा। ठीक है। तो मतलब नेचर एक जैसा होगा, ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव आएगा, और नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का सेम ही नेचर होगा। तो ना ही वो किस पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मटेरियल पे, और ना ही नेचर ऑफ गैस पे। ठीक है। अब देखो इसके बाद उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे उन्होंने ये हो गया, इसके बाद क्या करा उन्होंने कि चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन उसका चार्ज और मास का जो रेशो है वो क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले बताया कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने बात की इलेक्ट्रिकल चार्ज और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रेशो की। ठीक है। E/m रेशो की बात की उन्होंने। किया क्या, बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो उन्होंने क्या किया, चार्ज बाय मास रेशो निकालने के लिए कि यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि भाई कैथोड रेज ट्यूब जो भी थी हमारी, जो हमने यूज की थी, और अप्लाई उसके अंदर क्या करा उन्होंने, एक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया उन दोनों के
इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया एक दूसरे के परपेंडिकुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये क्या है, हमारी कैथोड रेज ट्यूब है। ठीक है, ये कैथोड रेज ट्यूब है। ठीक है, ये कैथोड है, ये एनोड है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया कि इसके परपेंडिकुलर, तो जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन की पाथ है इसके भी परपेंडिकुलर उन्होंने क्या अप्लाई किया, ये मैग्नेट रखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो और उन्होंने क्या किया उसके बाद, when only electric field is applied the electrons deviated from their path and hit the cathode rays tube। ठीक है, जब उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट की वो ZNS की कोटिंग वाला यहाँ पे लगा हुआ है, तो उनका नेचर बिल्कुल ऐसा सीधा होना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ पे स्ट्राइक हो गए, ए पे। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये इधर क्या है, पॉजिटिव प्लेट, इधर नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, तो इसलिए इसके पाथ में डेविएशन शो हुआ और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, पॉजिटिव की तरफ। इसी तरह से जब उसने क्या करा, देखो अगला पॉइंट क्या है, सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द कैथोड रेज ट्यूब एट पॉइंट सी। और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा तो वो सीधा ना जाके किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, सी पॉइंट्स की तरफ डेविएटेड हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या था, नॉर्थ पोल था और ये क्या था, साउथ पोल, तो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, और जब केयरफुली हमने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर लिया भाई, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया कि ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है ना ही मैग्नेटिक, एक दूसरे के बैलेंसिंग में है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे थे इन्होंने सीधा कहाँ पे जाके टकराए, ये बी पॉइंट्स पे। ठीक है, तो यही लिखा, बाई केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इट इज़ पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन टू द पाथ विच इज़ फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड दे हिट द स्क्रीन एट पॉइंट बी। जैसा कि जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है तो क्या होता है कि भाई ये सीधा स्ट्राइक करता है बी पे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाता है ये डेविएटेड हो जाता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दें, बैलेंस कर दें, तो ये सीधा उसी पाथ पे आ जाता है, अपने पहले वाले पाथ पे, और कहाँ पे स्ट्राइक करता है, बी पे। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे उन्होंने क्या किया, कुछ रिजल्ट्स दिए। ठीक है, थॉमसन्स आर्ग्यू दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। अब ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का पाथ डेविएटेड होगा, लेकिन ये किस तरह के से डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो उन्होंने बताया, क्या बताया, पहला पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है किसी पार्टिकल्स पे तो ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, तो उस पर क्या होगा, किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर उसका क्या होगा, ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा। और ग्रेटर इज़ द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा पार्टिकल्स के ऊपर वो उतना ही ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से, एंड दस ग्रेटर इज़ द डिफ्लेक्शन, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। द मास ऑफ द पार्टिकल्स लाइटर द पार्टिकल्स ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, यानी कि अगर पार्टिकल का मास कम है तो वो लाइट होगा पार्टिकल्स, इसकी वजह से क्या होगा, उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो डिफ्लेक्शन होगा उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या तो बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की वोल्टेज ज़्यादा कर दें, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा कर दें, तो वो
डेविएशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो, बाय कैरिंग आउट द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, थॉमसन वाज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई बाई एम ई एच। तो उन्होंने क्या करा कि भाई कितना क्या डिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद उन्होंने क्या निकाला, इसका ई बाई एम रेशियो निकाला। ई यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इन माइनस में। ठीक है, और इसमें किसका भाग दे दें, उसके मास का भाग दे दें, यानी कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो जो निकल के आएगा वो हमारा ई बाई एम रेशियो कितना आया, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलाम पर kg। ठीक है, वेयर एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन kg, जिसका मान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द कूलाम सी, जिसका मैग्नीट्यूड होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो इनका जब रेशो निकालते तो हमारे पास ई बाई एम रेशो आ जाता है। ठीक है, अब देखो कि भाई हमने कैसे पता किया होगा कि चार्ज क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स का कैसे पता किया होगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, मूलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं मूलिकन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट। तो उसके थ्रू उन्होंने क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन पे से चार्ज निकाल लिया। ठीक है, जो आया -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और ई बाई एम रेशो हमारे पास है ही। तो जब हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज में ई बाई एम रेशो का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका मास आ जाता है। ठीक है, यानी कि 1.60 इंटू 10⁻19 कूलाम में जो हमने ई बाई एम रेशो निकाला था उसका भाग देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का मास आ जाता है। तो उसने चार्ज निकाला था मूलिकन ने। ठीक है, वो आगे दे रखा है, वो आगे समझाऊंगी मैं तुम्हें क्या होता है। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कैसे हुई, अभी तो इलेक्ट्रॉन्स की हुई, अब उसके बाद हम किसकी पढ़ेंगे, डिस्कवरी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रेज ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर लिस्टेड बिलो। इसमें क्या हो गया कि सेम इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन अब की बार उन्होंने परफोरेट कर दिया कैथोड को और वहाँ पे ZnS की कोटिंग कर दी। तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, कैनाल रेज नाम दे दिया या कैथोड रेज नाम दे दिया। और उसका जो नेचर था जस्ट अपोजिट था किसके, नेगेटिवली पार्टिकल या मैं बोल दूँ इलेक्ट्रॉन्स के। तो अनलाइक कैथोड रेज मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ट्यूब। ठीक है, अब देखो इसके अंदर गैस है। ठीक है, वो हाइड्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नेचर डिपेंड नहीं कर रहा था किसी भी गैस पे, लेकिन यहाँ पे कैथोड रेज का नेचर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये गैस अलग अलग तरीके से H+ हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में होगी जिसका मास अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये किस पे डिपेंड करेंगे, गैस के नेचर के ऊपर। और जो H+ होगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन नाम दे दिया। These are simply the positive charge gaseous ions. ठीक है, the charge to mass ratio of the particles depends on the gas from which these originate. ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि भाई E बाई एम रेशियो अगर हम निकालें तो कौन सी गैस है, ठीक है, ई तो सेम रहेगा लेकिन उसका क्या हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग, नाइट्रोजन का अलग। तो इसलिए ई बाई एम रेशो भी अलग अलग आएगा, उस गैस पे डिपेंड करेगा कि वो किससे ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरिंग ए मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, अब क्या है, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी ए मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल। हाँ देखो कि हाइड्रोजन पे तो H+ चार्ज है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, O+2 के फॉर्म में, तो और नाइट्रोजन N+3। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसके ऊपर क्या होता है, मल्टीपल चार्ज होता है। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज। यानी कि जो कैथोड रेज थी
उस जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया था तो जो डेविएशन वो दिखाती थी उसके जस्ट अपोजिट किसने शो किया, कैनल रेज या मैं बोल दूँ एनोड रेज ने। ठीक है, अब देखो द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन, यानी कि हाइड्रोजन से जो H+ निकलेगा उसी को हमने क्या नाम दे दिया भाई, प्रोटॉन्स नाम दे दिया। दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कैरेक्टराइज इन 1990। ठीक है, और इसको प्रोटॉन नाम दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब जो हमारा एटम है वो तो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी लाने के लिए कुछ ना कुछ और पार्टिकल्स होगा, ये दिखा, क्योंकि एटम क्या था, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए ना। तो इसी को देखते हुए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम्स, दीज पार्टिकल वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक बाय बोम्बार्डिंग ए थिन सीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा। एक बेरिलियम की थिन सीट ली और उस पर अल्फा पार्टिकल्स यानी कि हीलियम्स पार्टिकल्स होते हैं जो अल्फा पार्टिकल्स का बोम्बार्डमेंट कराया। तो एक जिस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स का जन्म हुआ और जिसका मास प्रोटॉन से क्या था, थोड़ा सा ज़्यादा था, और उसको क्या नाम दे दिया हमने, न्यूट्रॉन्स नाम दे दिया। ठीक है, अब है ये देख लेते हैं मिल्की वे ड्रॉपलेट्स क्या होता है भाई। इसमें देखो ये सेटअप होता है इसका, इसमें एटोमाइजर लगा होता है। एटोमाइजर का क्या काम होता है, इसके अंदर से ऑयल ड्रॉपलेट्स डाली जाती है और वो स्प्रे के रूप में, मतलब एक छोटे छोटे एटम्स के रूप में क्या कर देता है, उन्हें ऑयल्स ड्रॉपलेट्स को तोड़ देता है। ठीक है, यहाँ से डाली जाएंगी इसके अंदर से। ठीक है, अब इसमें क्या करा हमने, क्या करा इसके अंदर कि यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, और एक यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगा दी और इसके अंदर एक होल किया हुआ है। तो ये इस तरीके से होल एडजस्ट किया हुआ है कि इसके अंदर एक टाइम में एक ही ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करा है, एक्सरे सोर्स लिया हुआ है, यहाँ पे डालेंगे हम उनकी बीम। तो ये एक्सरे सोर्स का क्या काम होता है कि इसके अंदर जो भी गैसेज है उसको क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा। ठीक है, और यहाँ टेलीस्कोप लगा हुआ है जिससे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स डाली, एक एक करके ये ड्रॉपलेट्स नीचे आएंगी। तो हमने क्या करा कि ये ड्रॉपलेट्स के ऊपर दो फोर्स लगते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और एक हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से इस जो ड्रॉपलेट्स है इसको स्टैटिक्स या मैं बोल दूँ स्टेशनरी फेज में या एसिलेटेड या रिटार्डेड फॉर्म में यहाँ पे रख दिया है। मतलब ये ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, यहाँ पे इसको कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे यहाँ पे हम गैस के ऊपर क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम उसका चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या करा उसने, मूलिकन ने क्या निकाला, चार्ज निकाला। ठीक है, तो उन्होंने इसी तरीके से एडजस्ट किया और यहाँ पे किसका चार्ज निकल के आ गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भाई कैसा चार्ज है तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था मूलिकन का। इसके बाद है एटॉमिक मॉडल्स क्या हैं। एटॉमिक्स मॉडल्स की अगर हम बात करें तो देखो एटॉमिक मॉडल हमने पता चल गया कि भाई एटम्स के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए कि भाई वो पार्टिकल्स कैसे एडजस्ट होंगे एटम्स के अंदर, तो उसके लिए क्या दिए गए, एटॉमिक मॉडल्स। उससे पहले देखो यहाँ पे क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल E, प्रोटॉन का P, न्यूट्रॉन का N। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, प्रोटॉन का के ऊपर +1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ चार्ज का अंतर, साइन का अंतर होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो 0 चार्ज, रिलेटिवली चार्ज -1, पॉजिटिव 1 और 0। ठीक है, मास की बात करें इन kg में तो इलेक्ट्रॉन पे 9.1 इंटू 10⁻31 और इसकी प्रोटॉन्स की बात करें तो इसके ऊपर इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻37 kg और ये न्यूट्रॉन का मास होता है जो स्लाइटली हायर होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, ये याद करना इतना ज़रूरी है नहीं।
तो देखो अब एटम्स के अंदर ये कैसे अरेंज होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स आया सबसे पहले। तो उन्होंने क्या कहा, इसके मॉडल्स को हम प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। उन्होंने कैसे समझाया कि यहाँ पे क्या है कि जैसे वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पार्ट है वो क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज हिस्सा होता है, और जो सीड्स होते हैं ना वाटरमेलन के, वो वहाँ पे एज ए इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं, यानी कि नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्फेरिकल शेप में उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो यूनिफॉर्मली क्या होता है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो हमारा पॉजिटिवली स्पेयर होता है उसके अंदर, ठीक है। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे क्रिश्चियन देशों में केक बनाया जाता है इस तरीके का कि भाई अंदर केक होता है, ऊपर रेजिन, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगी होती हैं उसके ऊपर। तो ये जो एटम्स के अंदर वाला पार्ट्स होता है वो कैसा होगा भाई, हम मान सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगा, इस तरीके से पॉजिटिव पार्टिकल्स होगा, और उसके अंदर रेजिन, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो ये है थॉमसन मॉडल्स। इन्होंने क्या कहा, इस मॉडल से हमें क्या पता चला कि एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम्स, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज जो स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, फैले हुए हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ऑल्दो दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम्स। तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इससे न्यूट्रलिटी ऑफ एटम मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। उसके बारे में उन्होंने कहा बट वाज नॉट कंसिस्टिंग विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट, बट बाद में जैसे अदर एक्सपेरिमेंट्स आए जैसे बोहर, रदरफोर्ड मॉडल्स, तो उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इसलिए ये क्या हो गया, ये फेल हो गया ये मॉडल, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। इसके पहले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सरे की कैसे खोज हुई और किसने की, रोंटेजन नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि एक कैथोड रेज ट्यूब प्रोड्यूस रेज विच कैन cause fluorescence in the fluorescent material placed outside the cathode ray tubes. Since Rhodesia did not know the nature of the radiation, और उन्होंने उसको नाम दे दिया एक्स रेज, और इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है इसलिए तो इसको, और इनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है, और इसी की वजह से तो इनको किस में किया जाता है, एक्सरे, यानी कि किसी भी बॉडी के आर पार निकल जाती हैं ये, तो एक्सरे के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरह एक साइंटिस्ट आए हेनरी बैकरेल, उन्होंने किसकी, रेडियो एक्टिविटी की खोज की, और उन जो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिविटी शो करते थे उन्होंने उसको क्या नाम दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और 2-3 साइंटिस्टों ने मिलके एक 3 काइंड्स ऑफ रेज का भी क्या किया, पता लगाया, ऑब्जर्व किया, जिसमें थी अल्फा, बीटा और गामा रेज थी। रदरफोर्ड फाउंड दैट अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स, उसके अंदर क्या थी, हाई एनर्जी पार्टिकल्स था, कैरिंग 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि 2He4 को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि उसका जो अल्फा पार्टिकल्स था उसके अंदर क्या था कि 2 यूनिट्स तो पॉजिटिव चार्ज थे, यानी कि प्रोटॉन्स थे, एंड 4 यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास था। ही कंक्लूड दैट अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई एज व्हेन अल्फा पार्टिकल कंबाइंस विद द 2 इलेक्ट्रॉन्स यील्डेड हीलियम गैस, ठीक है। बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज, बीटा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। पार्टिकल सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स, मान लो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ही मान लो बीटा रेज को, एंड द गामा रेज आर हाई एनर्जी रेडिएशन लाइक एक्सरे, और गामा रेज क्या थी, हाई एनर्जी की रेज थी लाइक एक्सरे, ठीक है। आर न्यूट्रल इन द नेचर एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स एज रिगार्ड्स पेनिट्रेटिंग पावर, अल्फा पार्टिकल्स आर द लिस्ट। देखो इसमें पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा गामा की, फिर बीटा की, और फिर किसकी थी, अल्फा की, जबकि मास सबसे ज़्यादा किसका था, अल्फा का, फिर किसका, बीटा का, और फिर किसका था, गामा का, ठीक है। ये हमारी रेज थी।
उसके बाद आता है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स। इसमें क्या होता है, ये भी हम 9th में अच्छे से पढ़ चुके हैं, पर फिर भी इन्होंने क्या करा, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लिया, ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, यहाँ पे एक लेड की प्लेट लगा दी, ठीक है, यहाँ से निकलते हुए, और यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल लगा दी और उसके चारों तरफ एक सीट लगा दी, ठीक है, फ्लोरोसेंस की ZNS की कोटिंग करके। तो जैसे ही ये यहाँ से निकलेंगे, इस पर हिट करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे जाके ये टकराएंगे वहाँ पे क्या होगा, एक फ्लोरोसेंस, एक चमक उत्पन्न होगी। तो ये इसका सेटअप था। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ज़्यादातर क्या आते हैं कि बिल्कुल सीधे ही निकल गए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, और कुछ क्या हुए, कुछ स्मॉल एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्टेड हो गए। ठीक है, कि मान लो ये कोई है यहाँ पे, ठीक है, एटम्स हैं, तो उसके अंदर क्या है कि ये आए पार्टिकल, कुछ तो बहुत सीधे ही निकल गए, ठीक है, इस तरीके से, और कुछ स्मॉल एंगल से क्या हो गए, इस तरीके से डिफ्लेक्टेड हो गए, और 20,000 में से कोई एक पार्टिकल्स ऐसा था जो बिल्कुल वापस लौट गया टकरा के, ठीक है। तो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, तो उससे क्या निकला कंक्लूजन कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्ट, यानी कि बहुत सारा एटम्स का पार्टिकल्स क्या है, खाली है, तो इसलिए क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्टेड हुए। वो किस लिए डिफ्लेक्टेड हुए कि देखो यहाँ पे एटम्स के अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स क्या है, खाली हैं। तो देखो अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे, कोई जगह होगी, तो वो क्या करेगी, रिपेल करेगी उसको। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव वाले पार्ट के पास से गुजरे तो वो हल्के से डिफ्लेक्टेड हो गए, और जो बिल्कुल इसके सेंटर से गुजरे तो वो उन्होंने इतना रिपल्शन फोर्स महसूस किया कि वो वापस ही गुजर गए। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारा पार्ट तो कैसा है, एटम्स के अंदर खाली है, और कुछ पार्ट्स है जिसके अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, जिससे क्या हुआ है कि उसके आसपास से गुजरे तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, थोड़ी सी डेविएटेड हो गए, और कुछ क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा उसी बिल्कुल सेंटर से गुजरे तो 180 एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्टेड हो गए, ठीक है। Calculation by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is negligible, small as compared to the total volume of the atoms, ठीक है। और वो क्या था, टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में वो पॉजिटिवली चार्ज जो क्षेत्र था, फील्ड था, वो बहुत ही कम था, और उन्होंने उसको न्यूक्लियस नाम दिया। अगर रेडियस ऑफ एटम की बात करें तो वो 10⁻⁻10 मीटर है, जबकि न्यूक्लियस का वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻15 मीटर, यानी कि कितना छोटा है। वन कैन अप्रिशिएटेड दिस डिफरेंस इन साइज बाय रियलाइजिंग दैट इफ a cricket ball represent a nucleus then the radius of atom about 5 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से सोचो कि एटम 5 किलोमीटर है, उसकी रेडियस कितनी है, लगभग एक क्रिकेट बॉल की तरह है, ठीक है। तो उन्होंने क्या इस मॉडल के थ्रू क्या कंक्लूजन निकाला, द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम्स वाज डेंसली कंसंट्रेटेड इन द एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, और दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड, उसको उसने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया, जो सबसे कम, या मैं बोल दूँ सबसे छोटा या एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन था पॉजिटिवली चार्ज का। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद ए वेरी हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एटम्स के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पाथ में, और उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, तो उसी तरीके से क्या करता है कि भाई जो सन एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट्स, ठीक है, पूरा सन चक्कर लगाता है तो पृथ्वी हमारी चक्कर लगाती है। इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी एटम के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या रखते हैं, अट्रैक्ट रखते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं।
अब है हमारा एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी टर्म्स को हम जेड, एक्स और ए, तो यहाँ पे जो दिया गया होता है वो होता है उसका एटॉमिक नंबर, या जो किसके बराबर होता है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स नंबर भी बोल सकते हैं। ये सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, और ये क्या है, मास नंबर या मास ऑफ एलिमेंट्स। मास के अंदर क्या क्या होते हैं भाई, उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स, या हम बोल सकते हैं कि कोई न्यूट्रल एटम है। ठीक है, न्यूट्रल एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी किसके बराबर होंगे, प्रोटॉन्स के बराबर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है एटॉमिक नंबर इन न्यूट्रल एटम्स के अंदर। ठीक है, अब और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बता ही दिया। मास में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को नंबर होता है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स की। तो देखो आइसोबार्स क्या होते हैं कि जिनके सेम मास नंबर हों बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे कि 6C 14, 7N 14, तो इनके मास नंबर क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। जबकि आइसोटोप्स क्या होते हैं हमारे, जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर क्या होंगे, डिफरेंट, जैसे 6C 14, 13, 12, है ना। तो ये क्या है, हमारे आइसोटोप्स हैं। दिस आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2 या 1D2 और 1D3, जिसको ट्रिटियम बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है इनके, देखो मास नंबर के एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, जबकि मास नंबर क्या है, तीनों के डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना किसी भी एटम्स की, वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। ठीक है, विच आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैव वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स बहुत कम इफेक्ट करते हैं किसी भी केमिकल नेचर को या केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट्स की। therefore all the isotopes of a given element show same chemical behavior। क्योंकि देखो आइसोटोप्स के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन अंतर किस में होता है, न्यूट्रॉन्स में। न्यूट्रॉन्स केमिकल प्रॉपर्टी को इतना प्रभावित नहीं करते, इसलिए उनका केमिकल बिहेवियर कैसा होता है, एक जैसा होता है आइसोटोप्स का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 35, ब्रोमीन 80। तो देखो मैंने बोला था कि यहाँ पे जो नीचे लिखा होता है हम किस फॉर्म में, ZA की फॉर्म में। यहाँ पे जो नीचे होता है प्रोटॉन नंबर होता है, या मैं बोल दूँ इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। एक्स क्या होता है, सिंबल होता है, और ए को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर, जिसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो देखो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 35, तो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर कितना है, 35। न्यूट्रॉन्स कितना है भाई, 80 के अंदर क्या क्या शामिल है भाई, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो 80 माइनस 35 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। और न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी किसके बराबर होगी, प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 35। The number of electrons, protons and neutrons in a species are equal to 18, 16 and 16 respectively. Assign the proper symbol। देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 हैं, प्रोटॉन्स 16 और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी 16। तो देखो प्रोटॉन्स क्या है, 16 है, यानी कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 16। ठीक है, और क्या दे रखा हम इसके अंदर कि न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, प्रोटॉन्स 16 हैं और न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं, 16। तो ए यानी कि जो हमारा मास नंबर है उसके अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32।
ठीक है। तो 32 किसका मास होता है भाई, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का नहीं, मतलब उसका सल्फर का, ठीक है। 16 किसका एटॉमिक नंबर होता है, 16 सल्फर का होता है भाई, ठीक है। और इसका मास कितना होता है, 32। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो उसने इलेक्ट्रॉन्स कितने बताए हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से 2 ज़्यादा बताए हैं। तो इसका मतलब उसके ऊपर 2 ज़्यादा है, इसका मतलब वो न्यूट्रल तो नहीं है, उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या है, -2। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का मास है उसके ऊपर ज़्यादा है, तो -2 यहाँ पे हम इस तरीके से शो करेंगे इसके सिंबल को, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा। अब ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स इस तरीके से सर्कुलर मोशन में क्या करता है, घूमता है किसी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल्स, तो वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है। और इस वजह से वो क्या करता है, अपनी एनर्जी का एमिशन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वो क्या करेगा, घूमते हुए एक्सेलरेटेड होगा, शो करेगा, और वो अपनी एनर्जी का एमिशन करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो किसके अंदर कंबाइन हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर ही समा जाएगा। तो रदरफोर्ड मॉडल यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया, कि मतलब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी एटम्स का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा क्या आया, अगला मॉडल आया, जिसको हम कहते हैं बोर मॉडल्स, जो हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।